तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अब यहाँ पे हम पहले फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म का आपस में क्या रिलेशन था और कॉलोनियलिज्म का इस फॉरेस्ट सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। फॉरेस्ट सोसाइटी यानी वो सोसाइटी, ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जो फॉरेस्ट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और कॉलोनियलिज्म ये एक प्रैक्टिस है व्हेन वन कंट्री सब्जुगेट अनदर कंट्री पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। यानी जब एक कंट्री जो है दूसरे मुल्क को अपने कब्जे में कर लेता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली। तो यहाँ पे 1947 से पहले जो है इंडिया जो है वो सब्जुगेट था ब्रिटिश के अंडर, यानी ब्रिटिशर ने इसको कॉलोनाइज किया हुआ था। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कॉलोनियलिज्म का जो है वो फॉरेस्ट सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी क्या असर पड़ा इससे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पढ़ना है, इसके काजेज पढ़ने हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो डिफॉरेस्टेशन होता है द लॉस ऑफ फॉरेस्ट या द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो उसको कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन जो है ये एक नया प्रोसेस नहीं है, ये एक कदीम प्रोसेस है, बहुत पहले से चल रहा है। बट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इट बिकम मोर एक्सटेंसिव, यानी बहुत सारे जंगलात जो है वो कॉलोनियलिज्म के टाइम में जो है वो ख़त्म हुआ था। अब काजी जो है, सबसे पहले हम पहला जो काज है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का मतलब यानी लैंड जो है उसको इम्प्रूव किया गया था, इसके बहुत सारे पर्पस थे। पहला जो था यानी ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही थी और उसके लिए फूड ग्रेन की बहुत सारी ज़रूरत थी। तो फूड ग्रेन को पूरा जो ग्रोइंग पॉपुलेशन थी इनकी जो ये नीड थी, ज़रूरत थी फूड ग्रेन की, इसको पूरा करने के लिए इन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, यानी फॉरेस्ट को क्लियर किया और उसको अंडर कल्टीवेशन लाया। तो दूसरा जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ड्यूरिंग, यानी इसी समय यानी 1700 से 1995 तक का जो पीरियड है इसको पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो इसकी इंडस्ट्री के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए और वो जो रॉ मटेरियल था उसके लिए उनको वो जो मिलता था रॉ मटेरियल जो है वो उनको इंडियन फॉरेस्ट में वो मिलता था। इसके लिए उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया और अपनी वो ज़रूरियात जो है वो पूरा कर ली उनने। तीसरा उनने क्या था कि फॉरेस्ट को वो एज ए अनप्रोडक्टिव समझते थे। अनप्रोडक्टिव मीन्स किसी काम का जो फॉरेस्ट जो है वो उनके लिए ठीक नहीं था। वो ये समझते थे कि फॉरेस्ट जो है इसको हम काट देंगे, इसकी जगह हम जो है लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाएंगे, उससे हमें जो टैक्सेस वगैरह रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो स्टेट के लिए जो है वो ठीक होगा। वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू वो जनरेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया फॉरेस्ट को काट डाला और जो है लैंड जो है अंडर कल्टीवेशन वो लाया। तो अगर हम सर्वे 1880 एंड 1920 के दरमियान देखा जाए तो इस एरिया जो है 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इंक्रीज हुआ था। अगर हम 1600 की बात करें, जो ये जो कल्टीवेटेड एरिया था, लैंड थी, ये सिर्फ 1/6 ऑफ द टोटल लैंड मास। बट नाउ जो है ये लैंड जो है हाफ ऑफ जो वो अंडर कल्टीवेशन में लाई गई है। और उन्होंने ज़्यादा यानी कमर्शियल क्रॉप्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे वीट, शुगर, कॉटन एंड जूट। दूसरा काज जो है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। स्लीपर्स होता है वुडन प्लैंक्स लेड ऑन अक्रॉस ए रेलवे ट्रैक्स, यानी लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, उन्हें स्लीपर्स कहा जाता है, जो ज़्यादातर रेलवे ट्रैक्स में लगाए जाते थे। और वुड का इस्तेमाल जो है वो शिप बिल्डिंग में भी उनका यूज़ किया जाता है, यानी वुड की जो शिप्स थी वो बनाई जाती थी और उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत होती थी।
19वीं सेंचुरी में अगर देखा जाए तो ओक ट्री जो है ज़्यादातर इंग्लैंड में पाया जाता था, वो वहाँ पे डिस्पेयर हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, यानी वो शिप बनाने में उसकी वो जो है कमी आ रही थी। अब उनने क्या किया, इंग्लैंड ब्रिटिशर ने 1920 में एक फॉरेस्ट पार्टी जो है, सर्च पार्टी जो है इंडिया भेजी गई, ताकि उनको वहाँ के जो जंगलात हैं उनसे उनका पता चले कि क्या कितना वहाँ पे रिसोर्स है फॉरेस्ट का। तो इससे क्या हुआ, वो इंडिया आ गए और उनने जो यहाँ पे सर्वे की और उनने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो डिस्कवर किया यहाँ पे सर्च, और यहाँ से वो उनने उस रॉ मटेरियल जो है वुड जो है वो इंग्लैंड एक्सपोर्ट की। उसके बाद जो है रेलवे जो है 1854 में इसकी यानी डेवलप्ड हो गई, इसके लिए भी वुड की जो है डिमांड जो है बढ़ गई। अब 1 माइल जो रेलवे का जो लेंथ होती थी उसके लिए उनको 1650 टू 2000 यानी वुडन प्लैंक जो है उनकी ज़रूरत होती थी। तो इससे पता चलता था कि रेलवे जो है उसके लिए कितनी ये वुडन प्लैंक्स की ज़रूरत होती थी। 1800 में अगर देखा जाए तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ अकेले उस स्टेट में 35,000 यानी 35,000 जो ट्री जो है एनुअली काटे जाते थे। इससे पता चलता है कि डिफॉरेस्टेशन उस टाइम कितनी हुई है। तीसरा हमारे पास प्लांटेशन है, यानी जब आबादी बढ़ गई तो उसके लिए उनको फूड ग्रेन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप जो है वो उगाना शुरू कर दिए। उनमें से जो शुगर, टी, जूट और कॉटन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनने उगाना शुरू कर दिए। तो इसके लिए उन्होंने जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको काटना शुरू कर दिया और उनके स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो उनने उगाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो गया और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जो है बहुत सारा फॉरेस्ट जो है वो यानी डिस्पेयर हो गया था, ख़त्म हो गया था। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनने बहुत सारे फर्म्स को ये फॉरेस्ट काटने का जो है वो ठेका दिया था और वो उनने बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करके उस लैंड को अंडर कल्टीवेशन में लाया गया। तो आज का हम सिर्फ इतना ही करेंगे, कल दूसरे लेक्चर में हम इससे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का इतना काफ़ी है। तो अगले लेक्चर में हम द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री वो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।